गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लो बिटवीन टू कंसंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर। ठीक है, फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्लो इन ट्यूब्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अलग अलग क्रॉस सेक्शन की ट्यूब लेते हुए हम लोगों ने उनमें फ्लो को स्टडी किया था। ठीक है, 5 हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन लिए थे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लेक्चर्स के आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्लो बिटवीन टू कंसंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर। देखिए, इसे हम लोग स्टूडेंट्स क्यूटी फ्लो भी कह देते हैं। कई बार आप अगर क्यूटी फ्लो लिखा हुआ देखते हैं तो कंफ्यूजिंग मत होइएगा। क्यूटी फ्लो क्यों कहते हैं इस वाले फ्लो को? क्योंकि जो क्यूटी थे, क्यूटी एक साइंटिस्ट थे, वही ऐसे एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने की कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे कि आप लोग म्यू से शो करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए इस मॉडल को यूज़ किया था। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग क्यूटी फ्लो भी कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी देखें तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों इसे क्यूटी फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी थ्योरी है, कुछ लेट वगैरह करना है, कहाँ जेड एक्सिस है क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने कंसीडर करा है फ्लो बिटवीन टू कंसेंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर। तब जो सिलेंडर है रोटेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी भी माननी पड़ेगी। तो हम लोगों ने मान लिया दो सिलेंडर है, कंसेंट्रिक है, इसका मतलब एक इनर होगा और एक आउटर होगा, एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ होगा सिलेंडर। तो अंदर वाले सिलेंडर के लिए हम लोगों ने रेडियस r1, एंगुलर वेलोसिटी w1 मानी है, और बाहर वाले सिलेंडर के लिए r2 और w2 मानी है। जेड एक्सिस जो लिया है हमने इज अलोंग द कॉमन एक्सिस ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर आप लोग बना रहेंगे, अभी डायग्राम हम बनाते हैं, उसकी जो कॉमन एक्सिस है उसके अलोंग आप लोगों ने जेड एक्सिस लिया है, और आर बी द रेडियल डायरेक्शन मेजर आउटवर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस। जो आर है रेडियल डायरेक्शन जो कहाँ की तरफ ली गई है, जेड एक्सिस से आउटवर्ड बाहर की तरफ। द ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज वी थीटा। यहाँ पर जो आप लोगों ने वेलोसिटी ली है, देखो पहली बात यहाँ पर हम कौन से यूज़ कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आप इसी से समझ गए होंगे जब हमने आर लिया है। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आर थीटा जेड। हम लोगों ने याद करिए पहले भी यूज़ करे हैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैगन पॉइसलो फ्लो में। ठीक है, याद रखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कौन से कोऑर्डिनेट्स हम किस डेरिवेशन में किस फ्लो में यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ याद रखिए, एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी भूल जाओगे तो। ठीक है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लेके हम लोग इस डेरिवेशन को करेंगे। एग्जाम में अगर आप लोग सिलेंड्रिकल नहीं लेते हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, तो फिर वहाँ कैसे करोगे? क्योंकि आप करके ही नहीं जा रहे हो उसका, तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए याद रखिए। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने वेलोसिटी का नॉन जीरो कंपोनेंट लिया है वो केवल वी थीटा लिया है। दोनों कंपोनेंट वी आर और वी जेड जीरो है। प्रेशर ग्रेडियंट जो लिया है वो थीटा डायरेक्शन में, स्पेशली कहा है थीटा डायरेक्शन में जीरो है। इसका मतलब डेल पी अपॉन डेल थीटा जीरो है। डेल पी अपॉन डेल आर नॉट इक्वल टू जीरो, और ना ही डेल पी अपॉन डेल जेड जीरो है। सिर्फ थीटा डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट जीरो लिया है। क्लियर? देखो अब बनाते हैं हम लोग डायग्राम। किस तरह से बनाना है, दो कंसेंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर लेने हैं, तो ले लेते हैं। एक सिलेंडर ये हो गया आप लोगों के पास, ठीक है। दूसरा सिलेंडर और लेना है कंसेंट्रिक है, ये हो गया आप लोगों के पास दूसरा सिलेंडर। कॉमन एक्सिस क्या ली है? जेड एक्सिस, तो ये कॉमन एक्सिस हो गया, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, आर कहाँ लिया है? जेड एक्सिस से आउटवर्ड, ये हो गया आप लोगों के पास जेड एक्सिस से आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन। R1 और R2, W1 और W2, तो ये R1 हो गई अंदर वाले की, ये जो इतनी सी डिस्टेंस है ये R1 हो गई, और ये हो गई आप लोगों के पास R2, ये छोटे वाले की W1 हो गई, और ये बड़े वाले सिलेंडर की W2 हो गई एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, हेयर वी कंसीडर स्टडी फ्लो। स्टूडेंट्स जो हम यहाँ पर फ्लो पढ़ रहे हैं ना, फ्लो बिटवीन टू कंसेंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर, यहाँ हम लोग स्टडी फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। पहली बात स्टडी फ्लो है, इससे आप लोग क्या समझते हैं? पहले भी मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई है
स्टडी फ्लो से समझ जाई करिए, डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है पहले भी बताया मैंने स्टूडेंट आप लोगों को। स्टडी फ्लो का मतलब है अ फ्लो इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, एक ऐसा फ्लो जिसमें कि जो प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की वो की कांस्टेंट रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो फ्लूइड की आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आप लोगों को वैल्यू ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का ही तो डिफ्रेंशिएशन जीरो आता है। तो ये चीज़ समझिए स्टडी फ्लो का मतलब क्या है। यहाँ अगला हमने माना है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ एफ आर एफ थीटा एफ जेड ये नहीं है, मतलब इनकी वैल्यू ज़ीरो है। ये चीज़ यहाँ से समझ आती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना होता है हमें, और डेरिवेशन की तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना होता है। जो आप लोग कंडीशन यहाँ लेके चल रहे हैं इतनी सारी, इनका यूज़ करते हुए हमें इक्वेशंस को रिड्यूस करना होता है, फिर हम फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। याद रखो कहाँ हम कौन से कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कार्टेशियन और कहाँ सिलेंड्रिकल। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले ही बताया मैंने, आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी ये इक्वेशंस, याद रखिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, आर कंपोनेंट क्या है रो डी वी आर अपॉन डी टी, ये डी बाई डी टी क्या है, ये टोटल डेरिवेटिव मटेरियल डेरिवेटिव है। ठीक है, इसकी वैल्यू बताती हूँ अभी किस तरह से लिखी जाती है। माइनस वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू रो एफ आर माइनस डेल पी अपॉन डेल आर प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी आर माइनस वी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू अपॉन आर स्क्वायर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा। इसके बाद आता है थीटा कंपोनेंट, तो आप लोग देख सकते हैं ये वी आर वी थीटा अपॉन आर है, और सारी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को वीडियो में देख सकते हैं। रो डी वी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू रो एफ जेड माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी जेड। यहाँ मटेरियल डेरिवेटिव सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इस तरह से दिया जाता है और डेल स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, सभी का यूज़ करते हुए कंडीशंस का हम लोग अब रिड्यूस करते हैं इक्वेशंस को। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप लोगों की किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या लिखी है अभी अभी आपने अपनी कॉपी में, देखिए यहाँ से देख लीजिए वी आर और वी जेड जीरो लेके चल रहे हो तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में वैल्यू रखो वी आर जीरो वी जेड जीरो, क्या बचेगा वन अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को और देख लेते हैं आर कंपोनेंट। वी आर और वी जेड जीरो ले रहे हो, वी आर जीरो तो ये वाली टर्म जीरो हो गई, क्या बचेगा रो माइनस वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एल एच एस में इज इक्वल टू एफ आर जीरो लेना है, डेल पी अपॉन डेल आर आ जाएगा, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी आर। ठीक है, वी आर की वैल्यू ज़ीरो है तो ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, ये वैल्यू ज़ीरो हो गई। यहाँ पर देखो यहाँ से आप लोगों के पास क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या आने वाली है वन अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको ज़ीरो में भेज दो तो क्या बचेगा डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसका यूज़ हम लोग यहाँ करते हैं तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, वी आर जीरो होने की वजह से ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्या बचेगा आर कंपोनेंट आप लोगों के पास रो माइनस वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल आर। बस ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और ये आर कंपोनेंट इक्वेशन ऑफ मोशन का लिख देते हैं। देखिए रिड्यूस टू किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन वन अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। आर कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा आप लोगों के पास रो वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर विद माइनस साइन, और यहाँ भी माइनस है तो दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल आउट करने पर डेल पी अपॉन डेल आर, दोनों तरफ से माइनस हटा दिया मैंने। ठीक है, बात करते हैं थीटा कंपोनेंट की, तो थीटा कंपोनेंट आप लोगों के पास ये रहा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वी थीटा ज़ीरो नहीं है तो ये वाली टर्म बचेगी और डी बाई डी टी की इस वैल्यू का आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। पहली बात क्या है डेल बाई डेल टी ये ज़ीरो हो जाता है, वी आर जीरो है तो ये वाली टर्म को छोड़ दो, वी जेड जीरो है तो ये वाली टर्म छोड़ दो, सिर्फ ये वाली टर्म के साथ क्या आने वाला है वी थीटा। तो देखो क्या बचेगा रो, ठीक है ब्रैकेट में वी थीटा अपॉन आर डेल बाय डेल थीटा किसके साथ वी थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस
वी आर की वैल्यू ज़ीरो है, वैनिश हो जाती है ये वाली टर्म, इज इक्वस टू एफ थीटा ज़ीरो है, ठीक है, 1/r डेल पी अपॉन डेल थीटा ये आ जाएगा आप लोगों के पास। लेकिन याद करिए स्टूडेंट्स, हमने डेल पी अपॉन डेल थीटा भी ज़ीरो लिया था, बताया था ना प्रेशर ग्रेडियंट ज़ीरो है आप लोगों के साथ थीटा डायरेक्शन में, तो ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, उससे पहले देखो ये वी आर ज़ीरो होता है तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाती है, इसे छोड़ो, पहले ज़ीरो वाली टर्म को हटा देते हैं हम लोग। यहाँ बात करते हैं तो ये आ जाएगी आप लोगों के पास, ये वाली टर्म लिख लेते हैं पहले, माइनस वी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बची क्या, सिर्फ ये वाली टर्म। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में, पहले जो जीरो हो जाती है उन्हें हटा दिया करो। डेल स्क्वायर की वैल्यूज़ देखते हैं तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, ये टर्म भी आ जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर, तो ये वाली टर्म भी आ जानी है और ये वाली भी, ठीक है। तो लिख लेते हैं सारी टर्म आप लोगों के साथ। यहाँ पर डेल स्क्वायर के साथ वी आर लगा दीजिए। देखो यहाँ पर पता है बाद में ज़ीरो होगी, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेल स्क्वायर के साथ क्या है, वी थीटा, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर वी थीटा आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या टर्म आएगी आप लोगों के पास, डेल स्क्वायर वी थीटा अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, इस वाले टर्म की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ से देखो डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा ज़ीरो है, तो इसका डबल डेरिवेटिव भी तो ज़ीरो होगा, समझ आया। यहाँ से इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाती है। ये तीन टर्म लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, वी थीटा अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल वी थीटा अपॉन डेल आर प्लस डेल स्क्वायर वी थीटा अपॉन डेल जेड स्क्वायर, समझ आ गया। अगर यहाँ की बात करें तो ये वाली टर्म से ये भी ज़ीरो हो रहा है, तो यहाँ इक्वल टू में क्या बच जाएगा, ज़ीरो, ठीक है, लिख देते हैं। ये ब्रैकेट में म्यू भी तो चल रहा है ना आप लोगों के साथ, म्यू भी तो है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म इज इक्वल टू आ जाएगी जीरो के, म्यू को हमने जीरो में ही भेज दिया, ठीक है। बात कर लेते हैं जेड कंपोनेंट की, तो जेड कंपोनेंट आप लोगों के पास क्या आएगा, ये हो गया थीटा कंपोनेंट। जेड कंपोनेंट की बात करते हैं तो वी जेड जीरो है, तो ये टर्म जीरो हो जाती है, एफ जेड जीरो है, ये टर्म जीरो हो जाती है, वी जेड जीरो है, ये टर्म जीरो हो जाती है, सिर्फ बचेगा ये वाले टर्म, माइनस को इधर भेज देंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। जेड कंपोनेंट क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। डेल पी अपॉन डेल जेड जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, जो ये पी है वो इंडिपेंडेंट है जेड से, डिपेंडेंट होता तो डिफ्रेंशिएशन जीरो नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब पी के आप ऐसे ही तो करते हो ना, जैसे एफ एक्स है, ये एफ एक्स का फंक्शन है, तभी तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं ये जीरो आ रहा है डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पी है ना ये जेड का फंक्शन नहीं है, ये पी जेड से इंडिपेंडेंट है। डेल पी अपॉन डेल थीटा हम लोग जीरो लेकर ही चले थे, तो ये पी ना तो थीटा का फंक्शन आ रहा है ना जेड का फंक्शन आ रहा है, तो बचा क्या, आर। इसका मतलब क्या हुआ, पी इज ओनली फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। आगे चलते हैं तो हम यहाँ पर कुछ देखते हैं कि ये डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब वी थीटा इंडिपेंडेंट है थीटा से, इसका मतलब डिपेंड किस पे करता है, आर पे और जेड पे, इन दो पे डिपेंड करेगा। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो सिलेंडर की रेडियस है, जो ये आर है ना, जो सिलेंडर की रेडियस है ये इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जब बहुत ज़्यादा बड़ी है तो जो वी थीटा है ना ये केवल किसका फंक्शन रह जाएगा, आर का, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है। वी थीटा केवल किसका फंक्शन है, आर का। यहाँ पर पी इज ओनली फंक्शन ऑफ आर, यानी कि पी इज इक्वल टू क्या है, पी आर। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब कोई भी फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल का हो, जैसे f अगर x और y दोनों का फंक्शन है तो हम यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, ना कि टोटल डेरिवेटिव। यहाँ पर p हम कह रहे हैं केवल r का फंक्शन है, जब p केवल r का फंक्शन है तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव की क्या ज़रूरत है, ये चेंज हो जाएगा टोटल डेरिवेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर्स डाल देते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थीटा कंपोनेंट थर्ड हो गया, और ये जेड कंपोनेंट हो गया फोर्थ। तो इक्वेशन सेकंड को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड आप लोगों के पास इस तरह से लिखी जा सकती है, अपॉन आर डी पी अपॉन डी आर। बात करते हैं यहाँ से, तो जो वी थीटा है केवल आर का फंक्शन है,
तो यहाँ पर वी थीटा केवल आर का फंक्शन है, तो ये भी टोटल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से वी थीटा केवल आर का फंक्शन है, ये भी टोटल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि वी थीटा आर का फंक्शन है, तो फिर जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हो, इसका मतलब डिफरेंशिएशन जीरो आएगा वी थीटा का जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये वाले टर्म भी यहाँ से क्या हो जाती है आप लोगों के पास जीरो, तो सिर्फ ये दोनों टर्म, ये तीनों टर्म बचेंगी, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, फिफ्थ है ये फोर्थ के बाद, और ये आ जाती है इक्वेशन नंबर सिक्स। अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको किस तरह से लिख सकती हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये वाली टर्म एज इट इज लिखी हुई है, इन दोनों टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया कि डी बाई डी आर वी थीटा अपॉन आर, वी थीटा अपॉन आर को आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, ये टर्म आ जाएगी, आप लोग करके देख लो चाहे। फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला फॉर्मूला है, कैसे करोगे, आर को रखा, वी थीटा का क्या हो जाएगा डी वी थीटा अपॉन डी आर, ये रहा, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो, ऐसे आप लोगों को टिपिकल लगता है, तो क्योंकि इस वाले में फर्स्ट अपॉन सेकंड वाले में अपॉन में आर स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला होता है। ऐसा करना चाहो ऐसा कर लो, ए अपॉन बी वाला ना मान के ए इंटू बी, इसका क्या फॉर्मूला हो रहा है, ए को रखा बी को डिफ्रेंशिएट करा प्लस बी को रखा ए का डिफ्रेंशिएशन। देखो इसी फॉर्मूले से यहाँ पर जल्दी समझ आ जाएगा, डायरेक्ट वन अपॉन आर को रखा बी थीटा का, ठीक है, बी थीटा को रखा वन अपॉन आर का, क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, वन अपॉन एक्स का क्या होता था माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अपॉन सेकंड वाले का क्या, अपॉन में आर स्क्वायर का डिवाइड करोगे, फिर आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा और यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को मैंने इस तरह से लिखा है डी बाई डी आर, और ये इसमें क्या है प्लस ही, तभी इसमें क्या दिक्कत है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो ये टर्म आ जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर इंटीग्रेट करिए आर के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू आर, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा यहाँ से डी वी थीटा अपॉन डी आर प्लस वी थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो, डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो, ठीक है। इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकती क्या, मुझे बताइएगा एक बार, आर डी वी थीटा अपॉन डी आर टी, अरे अरे सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों ने इंटीग्रेट करा है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो लगाना पड़ेगा C1, तो देखो आर डी वी थीटा अपॉन डी आर प्लस वी थीटा, तो आर इधर चला जाएगा C1, ठीक है। डी बाई डी आर, ध्यान से देखिए क्या मैं इसे कैसे लिख रही हूँ, डी बाई डी आर आर वी थीटा, आर को रखा वी थीटा का डिफ्रेंशिएशन, वी थीटा को रखा आर का हो जाएगा आर के रेस्पेक्ट में वन, इज इक्वल टू में आर C1। अगेन इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, अगेन अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं आर के रेस्पेक्ट में, तो ये डी बाई डी आर हट जाएगा, क्या आ जाएगा आर वी थीटा इज इक्वल टू आप लोगों के पास C1, आर का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाय टू प्लस नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दोबारा कराना इंटीग्रेट C2, ठीक है, कोई दिक्कत। वी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर को डिवाइड में भेज देते हैं, तो C1 इधर से एक आर कैंसिल हो जाएगा बाय टू प्लस C2 अपॉन आर, ठीक है। अगर यहाँ हम ये टू एक कांस्टेंट है, C1 एक कांस्टेंट है, तो अगर मैं यहाँ C1 बाय टू को एक नया कांस्टेंट मान लूँ A, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे A और B की वैल्यू, ठीक है। ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इस C2 को मैं मान लेती हूँ नया कांस्टेंट B, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी थीटा इज इक्वल टू ए आर प्लस बी अपॉन आर, ठीक है। तो इक्वेशन आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, वी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू आर, वी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू आर प्लस बी अपॉन आर, ये आ जाती है आप लोगों के पास वी थीटा की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे रख देंगे, ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशन भी यूज़ करनी पड़ेगी, तो क्या दिक्कत है हम कर लेंगे, आर पे लगाओगे ना कंडीशन, क्यों नहीं लगा सकते आर पर, हमने दो सिलेंडर लिए तो हैं, R1 रेडियस और R2 रेडियस के, तो बस यही बाउंड्री कंडीशन हो जाएंगी कि जब रेडियस R1 है और जब रेडियस R2 है तो वी थीटा की वैल्यू क्या होंगी, यहीं इन्हीं पर लगा सकते हो, और कुछ तो है नहीं कंडीशन। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या होता है,
लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है 12th क्लास में, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। v इज इक्व टू क्या होता है, आर ओमेगा, ओमेगा कह लो, डब्ल्यू कह लो, कुछ ही कह लो, कुल मिला के ये है क्या, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, वी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हम लोग क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर, वी थीटा, वी आर वी जेड तो जीरो है, उनसे कोई मतलब नहीं है। वी थीटा इज इक्व टू क्या लगा दोगे, जब रेडियस R1 है तो ये W क्या हो जाएगा, W1 एंगुलर वेलोसिटी, और जब वी थीटा इज इक्व टू रेडियस R2 लेके चलोगे तो R2 W2 आ जाएगा। ये जब R बराबर R1 के लिए और ये R बराबर R2 के लिए, R की वैल्यू भी आ गई, वी थीटा की वैल्यू भी आ गई, दो बाउंड्री कंडीशन बन गई, यूज़ करके आई और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, कंडीशंस लिख दी हम लोगों ने। देखो स्टूडेंट्स, इससे कोई टॉपिक को झंझट मत समझो कि कितना गंदा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ विस्कस में डेरिवेशन लेंथी है बट इजी बहुत है। 2013 में, 15 में और 16 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है ये फ्लो आप लोगों से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए भी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए भी, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी में, राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो आप लोग करिए प्लीज इस फ्लो को। तो देखो कंडीशन है, यूज करते हैं, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, R1 W1 इज इक्व टू, फर्स्ट कंडीशन यूज कर रही हूँ, A R1 प्लस B अपॉन R1। दूसरी कंडीशन देखें तो R2 W2 वी थीटा की जगह लिख दिया, AR2 प्लस B अपॉन R2। ठीक है, यहाँ पर क्या करो, R1 को एलसीएम लेकर इधर भेज दो, तो R1 स्क्वायर W1 इज इक्व टू AR1 का स्क्वायर प्लस B। इसी प्रकार यहाँ से क्या आ जाएगा, R2 का स्क्वायर W2 इज इक्व टू AR2 का स्क्वायर और प्लस में बचेगा B। दो इक्वेशंस है, क्या इनको फाइंड आउट करके इनका नाम डाल दो कुछ भी, फर्स्ट सेकंड ही डाल देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा पहले आप लोगों का क्या इक्वेशन नंबर चल रहा है। इक्वेशन नंबर से कुछ नहीं हो रहा है, समझ आनी चाहिए बस चीज़ें। देखो अगर सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड कर देती हूँ, या फिर डिवाइड रहने दो, माइनस कर लो, प्लस का भी है तो डिवाइड का चक्कर छोड़ो, प्लस माइनस से यूज़ करते हुए करो। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड में से फर्स्ट को कर रहे हैं, R2 स्क्वायर W2 माइनस R1 स्क्वायर W1, ध्यान से देखिएगा, इज इक्व टू क्या आएगा, बी से बी तो कट गया, ए कॉमन ले लिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, डिवाइड में भी भेज दिया उसे, कोई दिक्कत, ए की वैल्यू आ गई एक स्टेप में। टाइम बचाना है हमें, मैंने पहले ही बताया विस्कस का पेपर लेंथी आता है। आगे वैल्यूज ए की, ठीक है, कई बुक्स में आप लोग इसे देखेंगे R1 W1 या फिर R1 वाला मतलब पहले लिखा रहता है स्टेप, तो क्या दिक्कत है, ए इज इक्व टू क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस हटाओ, यहाँ से माइनस हटाओ, वो दोनों वैसे पॉजिटिव हो जाने हैं, तो R1 स्क्वायर W1 माइनस R2 स्क्वायर W2, इस तरह से लिख लो, क्या दिक्कत है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, इसी प्रकार यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला साइन पॉजिटिव। चलें आगे, ए की वैल्यू आ गई तो बी की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है, तो यूज़ कर लीजिए कोई सी भी इक्वेशन, दोनों में से बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इक्वेशन सेकंड से अगर हम यूज़ करना चाहें तो क्या आएगा, बी इज इक्व टू R2 स्क्वायर W2 माइनस AR2 स्क्वायर, इसको इधर लेके जाओगे, ए की वैल्यू है तो सही रख दो, R1 स्क्वायर W1 R2 स्क्वायर W2 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और ये आप लोगों के पास बाहर क्या है, R2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, कुछ भी नहीं, एलसीएम ले लो, यहाँ क्या आएगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर W2। ठीक है, दे एलसीएम, देखिए ले लिया है एलसीएम, यहाँ पर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर W2, फिर माइनस R2 स्क्वायर और R2 स्क्वायर R2 पावर 4 W2, ये वाली टर्म आ गई। यहाँ पर माइनस R1 स्क्वायर W1 को R2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस R2 स्क्वायर W2 R2 स्क्वायर, यानी कि R2 की पावर हो गई टोटल 4। ठीक है, अपॉन में ये वाली टर्म ही, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है, इन दोनों में से देखो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, वो है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा W2 माइनस W1, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म
r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये आ जाती है b की वैल्यू। a और b दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो v थीटा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। v थीटा में क्या है, a के साथ तो r मल्टीप्लाई हो रहा है, b में r का क्या करना है, डिवाइड। तो देखो सो v थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a में क्या करना है, r का डिवाइड, r1 स्क्वायर w1 r2 स्क्वायर w2 अपॉन r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर, और ये आप लोगों का मल्टीप्लाई होगा r से, ये आ गया r प्लस b अपॉन r, ये b की वैल्यू हो गई और ये कर दिया r से डिवाइड। अगर मैं r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 1/r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आप लोगों के पास क्या बचेगा, देखिए आप लोगों के पास बच जाएगी ये वाली टर्म r और मल्टीप्लाई में ये प्लस ये वाली टर्म अपॉन में r, ठीक है। मैं अगर ऐसा नहीं करूँ, थोड़ा सा और यहीं पर सॉल्व कर लेती हूँ बिना लिखे, ध्यान से देखना। देखिए मैं लेना चाह रही हूँ इस r को भी कॉमन, ये r भी अगर कॉमन आ गया तो यहाँ बन जाएगा r स्क्वायर, ध्यान से सुनना, यहाँ बन जाएगा r स्क्वायर, r1 स्क्वायर, ये आ जाएगा r स्क्वायर और ये रहेगा w1 माइनस r2 स्क्वायर, ये r स्क्वायर और ये रहेगा w2, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी आप लोगों के पास, ये तो कॉमन पूरा चला गया तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर w2 विद माइनस साइन r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर w1, ठीक है। अगर मैं r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, r1 स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या बचेगा, r स्क्वायर w1, ठीक है, r1 स्क्वायर ये रहा, यहाँ क्या है r2 स्क्वायर w2, नहीं इन दोनों में से देखिए कॉमन, इन दोनों में से देखिए कॉमन, क्योंकि इन दोनों में क्या है r1 स्क्वायर और w1 दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, और w1 यहाँ कॉमन ले लिया और r1 स्क्वायर आ गया ये कॉमन, बची ये दोनों टर्म, तो क्या आ जाएगा प्लस r2 स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कॉमन गया r स्क्वायर, और ये w2 भी कॉमन चला गया, कोई दिक्कत, 1/r r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर एज इट इज। ये हो जाती है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास v थीटा की वैल्यू, ठीक है। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई हुई थी, एग्जाम में पूछी थी, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर कुछ इस तरह से नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था 1/r r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ब्रैकेट में था r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर w1 प्लस r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर w2। एग्जाम में ये देकर प्रूफ करवाई थी आप लोगों से कि ये प्रूफ करके दिखाइए, ये वेलोसिटी निकाल के दिखाइए आप लोग इस फ्लो के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही है बिल्कुल, माइनस कॉमन लो, यहाँ से ये टर्म आ जाएगी, एक माइनस यहाँ से कॉमन लो, ये टर्म आ जाएगी, ये माइनस कॉमन लोगे तो r स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, r1 स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ से एक माइनस लिया है, यहाँ से एक माइनस लिया है, दोनों माइनस को बाहर ले जाती हूँ मैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और एक यहाँ से माइनस बाहर निकाला, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर लिखा है, तो एक माइनस जो यहाँ से बाहर निकलेगा इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं आने वाला इन दोनों में, ठीक है। ये वाली आप लोगों से पूछी गई थी, ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट्स हो सकता है एग्जाम में कंडीशन दे दे आप लोगों को, कह दे कि अंदर वाला जो सिलेंडर है वो रेस्ट पर है, अंदर वाला सिलेंडर यानी कि आप लोगों के पास अंदर वाला सिलेंडर कौन सा लिया था, दो सिलेंडर लिए ना, इनर और आउटर, ठीक है। अंदर वाला सिलेंडर हम लोग कह रहे हैं कि रेस्ट पोजीशन में है, तो अंदर वाला सिलेंडर रेस्ट पोजीशन में, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी है जो एंगुलर वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाएगी जब वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो अगर w1 ज़ीरो हो जाता है तो मुझे बताओ v थीटा किस तरह से आ जाएगा, w1 ज़ीरो होने का मतलब है ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, ठीक है, सिर्फ बचेगी ये दोनों टर्म, तो v थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा r2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, r2 स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर w2 अपॉन में r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है, ये आ जाती है आप लोगों के पास जब सिलेंडर रेस्ट पोजीशन पर है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कई किताबों में लिखा रहता है, इस आर को डिवाइड में भेज देते हैं, यानी कि R2² W2 अपॉन ये नीचे की टर्म एज इट इज R2² माइनस R1²। क्या करते हैं, इस आर को अंदर भेज देते हैं ब्रैकेट में, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिंपल आर एक माइनस R1² अपॉन आर। कुछ इस तरह से भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस आर को डिवाइड में भेज देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग निकालना चाहते हैं विस्कस स्ट्रेस। ठीक है, विस्कस स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, पहले भी हम लोग निकाले हैं अलग अलग फ्लोज में, आज भी निकालेंगे। देखिए विस्कस स्ट्रेस यहाँ पर तो थीटा से हम लोग देख रहे हैं, शो कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर डेल अपॉन डेल आर वी थीटा अपॉन आर प्लस, एक्चुअली म्यू कॉमन ले लीजिए तो दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन आर डेल वी आर अपॉन डेल थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, आर इज इक्वल टू R1 पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो सॉरी स्टूडेंट्स, ये R इज इक्वल टू सिंपल R है, कोई R1 नहीं है, सिंपल विस्कस स्ट्रेस निकाल रहे हो तो R इज इक्वल टू R पे ही बात कर रहे हो, तो चाहे लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, देखिए इस केस में हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले देख लेते हैं सिंपल वाले को। तो देखो यहाँ पर तो आर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू ब्रैकेट आर डेल अपॉन, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वी थीटा हम लोग अभी अभी मान के चले थे सिर्फ किसका फंक्शन है, आर का, तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव क्या काम कर रहा है, हटाओ इसको, ये हो जाएगा टोटल डेरिवेटिव में चेंज, वी थीटा अपॉन आर। ठीक है, प्लस म्यू को हम लोग बाहर ले लिए हैं कॉमन। यहाँ पर बात करें तो हम लोग इस केस में भैया वी आर जीरो लेके चल रहे हैं, वी आर वी जेड दोनों जीरो हैं, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाती है, तो सिर्फ बचा क्या, ये वाली टर्म अंदर वाली, वी थीटा की वैल्यू हमारे पास है ही, रो म्यू आर तो बाहर चला गया। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वी थीटा अपॉन आर को डिफ्रेंशिएट करना है आर के रेस्पेक्ट में, तो देखो वी थीटा की वैल्यू ये रही, कंप्लीट वैल्यू रखोगे आर का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा ये कॉमन लेने वाली टर्म छोड़ो, इसको अंदर ही भेज दो। ठीक है, एक्चुअली पता है मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर ऊपर भी आर है, यहाँ भी आर है और नीचे भी आर है, तो डिफ्रेंशिएशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम इससे पहले वाली टर्म लिख लेते हैं ना, जहाँ पर आर सिर्फ एक जगह लिखा था, यानी कि ब्रैकेट्स में नहीं लिखा था। देखो अगर हम इस वाले टर्म को देखें, यहाँ पर ये सिंपल जब हमने वैल्यूज पुट ही करी थी, तो एक केवल यहाँ पर आर है और एक यहाँ आर है, अंदर तो आर नहीं है ना, तो डिफ्रेंशिएशन करने में दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ करना क्या है, वी थीटा में आर का डिवाइड और करना है, तो ये वाला आर तो हट जाएगा डिवाइड करने पर, R1² W1 माइनस R2² W2 और अपॉन में R1² माइनस R2²। ठीक है, प्लस लगा के यहाँ पर आर का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा R², और अंदर वाला देखो पूरा कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाला है, क्योंकि ये है बाउंड्री कंडीशंस, R1 R2 W1 W2 एज अ कांस्टेंट बिहेव करने वाले हैं, यहाँ हो जाएगा R²। अब डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये जो डी बाई डी आर भी तो है ना। ठीक है, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है कंप्लीट को, म्यू आर तो एज इट इज आ जाएगा आप लोगों के पास, इसमें कहीं भी आर है क्या, नहीं है, R1 W1 R2 W2 एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन हो गया जीरो, प्लस ये कंप्लीट टर्म एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रही है, होगा तो डिफरेंशिएशन 1 अपॉन R² का, जो कि हम लोग जानते हैं -2 अपॉन R³ होता है, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, W2 माइनस W1 अपॉन में R1² माइनस R2²। चले आगे, तो आर थीटा इज इक्वल टू आ जाता है म्यू आर और R³ है, तो ये बच जाएगा आप लोगों के पास R²। ठीक है, ये वाला 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, देखो इसको इस तरह से लिख लीजिए कुछ, तो आर थीटा इज इक्वल टू -2 म्यू अपॉन R², और ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, इस माइनस को हटाना चाहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो 2 म्यू अपॉन R², R1² R2² W2 माइनस W1 अपॉन में माइनस हटाया तो अंदर भेज दो, यहाँ पर ये आ जाएगा R2² माइनस R1²। ये आ जाता है विस्कस स्ट्रेस आप लोगों के इस फ्लो में, टू कंसिडरिंग रोटेटिंग सिलेंडर। अगर मैं विस्कस स्ट्रेस की वैल्यू W1 बराबर 0 पे निकालना चाहूँ, यानी कि मैं जब निकालना चाहती हूँ जब इनर सिलेंडर रेस्ट पोजीशन पर है, तो क्या आ जाएगा, इनर सिलेंडर जब रेस्ट पोजीशन पे होता है
तो W1 0 होता है, यहाँ से दोबारा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, W1 0 होता है ना जब इनर सिलेंडर रेस्ट पोजीशन पर है, तो यहाँ पे W1 की वैल्यू 0 रख दो, यानी कि जब W1 0 है तो विस्कस स्ट्रेस हो जाएगा इस तरह से। इस वजह से हम फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग केसेस में, जब आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पेपर्स को जब पता लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो सभी केस में हम लोग निकाल लिए हैं विस्कस स्ट्रेस। स्ट्रेस यहाँ पर एक अलग से और दिया है, ये अभी तक हमने नहीं निकाला है किसी भी फ्लो में, यहाँ पर आप लोगों से 2016 में एक्चुअली पूछ लिया गया था, तो इसलिए अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा गया था आपसे टॉर्क पर यूनिट लेंथ, टॉर्क पूछा गया था आप लोगों से, तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो जो आप लोगों के पास टॉर्क है उसे हम लोग एम से शो कर रहे हैं, और वो काम क्या कर रहा है, जो दो सिलेंडर है इनर और आउटर, आउटर वाले सिलेंडर को टर्न करने के काम यहाँ पर आ रहा है। टॉर्क क्या काम कर रहा है, आउटर सिलेंडर को टर्न कर रहा है। किस तरह से दिया जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर टॉर्क में कुछ ज़्यादा थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में लिखने का सिंपल फॉर्मूला लगाकर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एम इज इक्वल टू दिया जाएगा इस तरह से πr/2l, एल क्या है, सिलेंडर की लेंथ है, टो आर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है आर बराबर R2 पर, तो यहाँ पर आर की जगह R2 पुट कर देंगे और कुछ भी नहीं, और मल्टीप्लाई में क्या दिया है 2R2, तो देखो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा πr/2l, टो आर थीटा किस पे निकालना है, r इज इक्वल टू R2 पे, तो यहीं पर वैल्यू लिख देते हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप लोग एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर तो आर थीटा की वैल्यू लिखिएगा, r इज इक्वल टू R2, नेक्स्ट स्टेप में r की जगह R2 लिख दीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, r की जगह R2 लिखा, तो यहाँ पर होगा R2 का स्क्वायर, और वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा 2μr1 स्क्वायर W2 अपॉन में ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये क्या है 2R2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के पास m इज इक्वल टू क्या जाता है, 2 ये रहा 2 4 पाई R2 और ये R2 मिलके हो गया था R2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या बचा, यहाँ से आप लोगों के पास बचता है μr1 स्क्वायर और W2, ठीक है। यहाँ से बचता है L, और अपॉन में क्या आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, तो m इज इक्वल टू 4 पाई म्यू एल को एक साथ लिख लिया, 4 पाई म्यू एल को अंदर वाली टर्म इन्हें एक साथ लिख लिया, ठीक है। μ2 W2 को रख दिया बाहर, ये देखने में अच्छा लग रहा है, इस तरह से लिख लिया, यही चीज़ है, बट ये थोड़ा सा देखने में टिपिकल लग रहा है ये थोड़ा सा ईजीएस्ट है। अगर एम आप लोगों से पर यूनिट लेंथ पूछ लिया, तो एक्चुअली 2016 में पर यूनिट लेंथ पूछा गया था, तो पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब है, लेंथ का डिवाइड कर दीजिए, तो एल का डिवाइड कर दो, यहाँ पर ये बचेगा जो वो आ जाएगा टॉर्क पर यूनिट लेंथ। देखिए टॉर्क पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा, एल का डिवाइड कर दिया, पर यूनिट लेंथ का मतलब लेंथ का डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा सिंपल। 2016 में पूछा गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, हो सकता है मत्स्य यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाए, तो इसलिए करके जाइएगा। म्यू क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड कह दो। एल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। क्लियर, समझ आया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हीमैन्स फ्लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो है हीमैन्स फ्लो, आप लोग देखिएगा लेक्चर। क्लियर, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।